खुद को ज्यादा सहनशील बनाने के लिए वह रोज खुरदरे पत्थर से अपना चेहरा रगड़ता था, यहाँ तक कि चेहरा लहूलुहान हो गया। अपनी अपंग टांग को अजेय बनाने के लिए उसने सीमेंट से सैंडबैग बनाए और जबरदस्ती अपनी कमी को कातिलाना ताकत में बदल दिया। अपने सारे लगाव खत्म करने के लिए उसने अपनी बीमार पत्नी का गला घोंट दिया और इसके बाद उसके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। इस बेहद खतरनाक आदमी का नाम फेंग युन श्यू था। वह एक ऐसा मार्शल आर्ट्स गुरु था जो बचपन से ही कुंग फू का दीवाना था। उसने ऐसा सब कुछ सिर्फ एक सपना पूरा करने के लिए किया, दुनिया का नंबर 1 बनना। वह मार्शल आर्ट्स की दुनिया के हर शीर्ष योद्धा को चुनौती देना चाहता था। मार्शल आर्ट्स में एक कहावत है, पहले मुक्के, फिर लातें, फिर कन्ना और हथियारों में सबका मेल। इसीलिए सबसे पहले जिसको चुनौती दी गई वह था मुक्केबाजी का राजा। जब लोगों को पता चला तो वह पहले ही एक कार हादसे में मर चुका था। फोरेंसिक डॉक्टर ने एक नजर में ही सच्चाई भांप ली। ऊपरी तौर पर आदमी की मौत कार दुर्घटना से हुई थी, लेकिन असल में हादसे से पहले ही उसकी नसें टूट चुकी थीं और पूरे शरीर की हड्डियां चकनाचूर थीं। स्पष्ट था कि उसे पीट कर मारा गया था, लेकिन मौके पर एक येनर्जी फ्लाइंग डार्ट के अलावा कोई सुराग नहीं मिला। मुक्केबाजी के राजा को खत्म करने के बाद कोई भी निशान नहीं छोड़ा गया। फेंग युन श्यू ने अगला लक्ष्य ढूंढा। शिगुओ जिंगचियेन, जो कभी लातों का राजा था, आज वह एक कलाकार बन चुका था। उसकी आंखों में अब किसी योद्धा जैसी धार नहीं बची थी। उसे गंभीरता से लड़ने पर मजबूर करने के लिए फेंग युन श्यू ने उसकी कलाकृतियां नष्ट कर दी। कृपया नीचे उतर जाइए, यहाँ पैर रखना मना है। अब तो लड़ सकते हैं ना? जब उसने देखा कि सामने वाला अपनी अपंग टांग को भी इस स्तर तक साध चुका है तो लातों के राजा को समझ आ गया कि लापरवाही नहीं चल सकी। लेकिन सालों की डील एक ऐसे पागल से कैसे मुकाबला करती जो रोज अभ्यास करता था। कुछ ही दांव में लातों का राजा पूरी तरह बेबस हो गया। आखिरकार वह अपनी ही सबसे मजबूत कला लातों से मारा गया। मौके पर फिर से एक येनजी फ्लाइंग डार्ट छोड़ी गई। लगातार एक जैसे मामलों ने पुलिस को एहसास दिलाया कि यह एक सोची समझी हत्या है, लेकिन जांच में पता चला कि मरने वालों ने जिंदगी में किसी से दुश्मनी नहीं ली थी और उनका आपस में भी कोई संबंध नहीं था। कुछ समय के लिए पुलिस पूरी तरह भटक गई। तभी जेल में श्याहो वू नाम का एक आदमी था। उसने खबर देखी और तुरंत पहरेदारों से कहा कि वह सच्चाई जानता है, लेकिन जेल कर्मी उसे नजरअंदाज कर गए। श्याहो वू को ध्यान खींचने का तरीका निकालना पड़ा। मजबूरी में वह कुछ कैदियों के सामने गया और वह इशारा किया जो हर योद्धा समझता है। उस पल मुझे लगा जैसे मैंने ये ईप मैन की परछाई देख ली हो। कुछ ही पलों में श्याहो वू ने 17 कैदियों को बुरी तरह पीट दिया। आखिरकार उसने सबका ध्यान खींच लिया और हत्या मामले के प्रभारी इंस्पेक्टर लू से मिला। उसने बताया कि उसे पता है हत्यारा क्या करना चाहता है और अगला शिकार कौन होगा। जब इंस्पेक्टर लू ने पूछा कि उसे यह सब कैसे पता, तो श्याहो वू ने कहा क्योंकि उसे मार्शल आर्ट्स आती है। यह वजह किसी को यकीन दिलाने के लिए काफी नहीं थी। उसे पागल समझ लिया गया। जाते जाते श्याहो वू ने 7 नाम लिए और कहा कि अगली मौत इन्हीं में से किसी की होगी। और सच में जल्द ही एक और वैसा ही मामला हुआ। इस बार पीड़ित एक टैटू आर्टिस्ट था और उसका नाम उन 7 लोगों में शामिल था। अब इंस्पेक्टर लू आखिरकार श्याहो वू पर भरोसा करने लगा। उसे अस्थायी जमानत पर छोड़कर जांच में शामिल किया गया। श्याहो वू बेहद दुखी था क्योंकि मरने वाला उसका घनिष्ठ मित्र था, मार्शल आर्ट्स की दुनिया का सबसे बड़ा खिन्न मास्टर। शरीर पर पड़े घावों से साफ पता चलता था कि यह साफ तौर पर आंका गया कि मृत्यु से पहले उसने बेहद भयानक लड़ाई झेली थी। हमलावर के तरीके अत्यंत क्रूर थे। लगभग एक ही पल में उसने उसे मार डाला, यहाँ तक कि वह आंखें भी बंद नहीं कर पाया। इसी दौरान जब श्याहो वो दुख में डूबा था तो उसे दूर एक परछाई नजर आई जो लगातार उसे घूर रही थी। वह व्यक्ति कोई और नहीं फेंग यू श्यू था। श्याहो वो तुरंत उसके पीछे दौड़ा, लेकिन जमीन की जटिल बनावट के कारण वह जल्द ही ओझल हो गया। 3 साल जेल में बिताने के बाद श्याहो वू ने अपनी शिष्या से मिलने का फैसला किया, लेकिन शिष्या के घर में उसे एक यानजी फ्लाइंग डार्ट मिली। इससे साफ हो गया कि वह भी फेंग यू श्यू की सूची में है। फेंग यू श्यू की पृष्ठभूमि जानने के लिए वे कुछ बुजुर्ग गुरुओं से मिले। उन्हें वाकई फेंग यू श्यू के बारे में जानकारी थी और उन्होंने उसका पता भी बता दिया। जब वे वहाँ पहुँचे तो पाया कि कमरा बेहद साधारण था। जहाँ नजर पड़ी हर चीज को अभ्यास का औजार बना रखा था। इससे साफ दिखता था कि फेंग यू श्यू कितना कठोर अभ्यास करता था। मकान मालिक से पता चला कि फेंग यू श्यू बहुत समय से वापस नहीं आया था, लेकिन जाने से पहले उसने 6 महीने का किराया जमा कर दिया था। यानी वह 6 महीने के भीतर अपना लक्ष्य पूरा करना चाहता था। मार्शल आर्ट्स की कहावत के अनुसार अगला निशाना हथियारों का राजा होना चाहिए था। वे लोग पहले ही उसे खोजने पहुँचे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 2 साल पहले उसका एक्सीडेंट हो चुका था और अब वह लगभग अपाहिज जैसा हो गया था। अब मौजूदा हथियारों का राजा उसका बड़ा शिष्य होंग ये था। इस समय होंग ये फिल्म के सेट पर शूटिंग कर रहा था। अपनी ठोस मार्शल आर्ट्स क्षमता के बल पर वह एक मशहूर कुंग फू सुपरस्टार बन चुका था। अचानक फेंग यू श्यू वहाँ आ पहुँचा और शूटिंग रुकवा दी। लोगों के सवालों के सामने वह जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसकी आंखों में सिर्फ होंग ये था, तुम छिप जाओ, आओ छिप जाओ, यह तुम्हारा मामला नहीं है। सब लोग जान बचाकर भाग गए। कुछ ही पलों में वहाँ सिर्फ 2 लोग रह गए, फेंग यू श्यू और होंग ये। होंग ये समझ गया कि आने वाला व्यक्ति खतरनाक है। वैसे भी मार्शल आर्ट्स की दुनिया में चुनौती मिलना आम बात है, इसलिए शुरुआत में उसने पूरी ताकत नहीं लगाई। उसे लगा यह बस एक साधारण मुकाबला है। लेकिन जैसे जैसे फेंग यू श्यू के वार और ज्यादा निर्दयी होते गए और उसकी हत्या की नीयत साफ दिखने लगी, होंग ये कुछ समझ आ गया कि यह जीवन
मृत्यु की लड़ाई है। अब उसने पूरी ताकत झोंक दी। इस बार फेंग यू पहले की तुलना में काफी थका हुआ दिखा। दोनों ने अपनी सारी कला झोंक दी। आखिरकार होंग ये बस एक चाल से हार गया। 1000 मुक्के, फिर लातें, फिर कन्हिन्ना और हथियारों में 5 का मेल। अब तक 4 लोग पराजित हो चुके थे। शिया हो वू का दिल बेहद बेचैन था। उसे डर था कि फेंग यू उसकी शिष्या पर निर्दयता से हमला करेगा, लेकिन इस बार मौके से कपड़े का एक टुकड़ा मिला। जांच में पता चला कि उस पर बड़ी मात्रा में समुद्री नमक था। पुलिस ने कई दिशाओं में जांच की और आखिरकार पता चला कि फेंग यू दाओ आओ इलाके के एक घर में छिपा है। हांगकांग पुलिस पूरी तैयारी के साथ वहां गिरफ्तारी के लिए पहुंची, लेकिन घर पहले से खाली था। अंदर कोई नहीं था। वहां सिर्फ शेन शुए की आत्मा का स्मारक रखा था। उस पर लिखी मृत्यु तिथि से पता चला कि परसों शेन शुए की बरसी है। इससे अंदाजा लगाया गया कि फेंग यू जरूर श्रद्धांजलि देने आएगा। इसीलिए 1 किलोमीटर के दायरे में रियल टाइम कैमरे लगा दिए गए। जैसे ही फेंग यू दिखाई दे उसे पकड़ लिया जाए। इस बीच शिया हो वू अब भी चिंतित था। असल वजह यह थी कि जब वह जेल में था तभी फेंग यू उससे मिलने आया था। आज की मार्शल आर्ट्स दुनिया में सब मानते हैं कि तुम्हारी कला सबसे श्रेष्ठ है। हम बहुत शालीन हैं, लेकिन पीछे हटने का रास्ता नहीं रखते। तुम्हारी शिष्या फौशान में रहती है। अगर तुम बाहर आकर मुझसे नहीं लड़े तो मैं उसे मार डालूंगा। जब तक एक दिन भी फेंग यू पकड़ा नहीं जाता, शिष्या का खतरा 10 गुना बढ़ता जाता है। 48 घंटे की लगातार निगरानी के बाद फेंग यू सच में शेन शुए की बरसी के दिन दिखाई देता है। लेकिन मौके पर मौजूद पपराजी उसका ध्यान खींच लेते हैं। उसने पहले कभी इतने सारे खोजी कुत्ते नहीं देखे थे। वह तुरंत सतर्क हो गया और सावधानी बरतने लगा। एक मोड़ पर वह कैमरों की निगरानी से गायब हो गया। हांगकांग पुलिस को सूचना मिलते ही तुरंत व्यापक तलाशी शुरू कर दी गई। इसी बीच फेंग यू चुपचाप घर के अंदर घुस चुका था और अपनी प्रेमिका की अस्थियां लेकर वहां से निकलने की तैयारी कर रहा था। तभी शिष्या पीछे से अचानक प्रकट हुई। मैं यही हूँ। तुम मेरे गुरु भाई को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तुम मरोगे तभी मेरे गुरु भाई और भी मजबूत बनेंगे। बिना ज्यादा बात किए दोनों के बीच तुरंत लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि शिष्या ने कुछ दांव पेंच सीखे थे, लेकिन फेंग यू के सामने उसकी कला बस दिखावा थी। वह उसे जरा भी चोट नहीं पहुंचा सकी। कुछ ही चालों के बाद फेंग यू ने मौका देकर लात उठाई, जोरदार वार किया और दीवार तोड़ते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया। तुम्हारी कुंगफू बस दिखावा है, असली कुंगफू मारने के लिए होती है। इतना कहते ही फेंग यू उछलकर आगे बढ़ा और लंबे समय से संभाल कर रखा हुआ नुकीला हथियार उठा लिया। हथियार के सहारे उसकी ताकत और बढ़ गई। उसने शिष्या का हाथ पकड़ा और एक बार सीधे उसके सीने में किया, फिर जोर से पीठ पर लात मारी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी और उठ नहीं सकी। जब शिया हो वू वहाँ पहुँचा तो उसे लगा वह बहुत देर कर चुका है। जमीन पर सिर्फ शिष्या पड़ी थी, दर्द से तड़पती हुई, लेकिन सौभाग्य से मदद समय पर पहुँच गई और उसकी जान बच गई। शिष्या के घायल होने से शिया हो वू के भीतर मारने की आग भड़क उठी। उसने तय कर लिया कि वह खुद फेंग यू को खत्म करेगा और इस नफरत का बदला लेगा। मार्शल आर्ट्स के क्रम के अनुसार पहले मुक्का, फिर लात, फिर कहिन्ना और अंत में हथियारों का मेल। फेंग यू का अगला लक्ष्य निश्चित रूप से आंतरिक शक्ति का माहिर शाओ हे नियन था। अब बुढ़ापे में शाओ हे नियन एक ट्रक ड्राइवर बन चुका था। एक फ्लाईओवर पर फेंग यू ने उसका रास्ता रोक लिया, लेकिन ट्रक से उतरने वाला शाओ हे नियन नहीं, बल्कि शिया हो वू था। तुम मुझे कुचलकर नहीं मार पाए, इसका मतलब तुम लड़ने के लिए तैयार हो। तुम्हें कुचलना बहुत आसान होता, मैं तुम्हें मारकर खत्म करने आया हूँ। ठीक है। माहौल गर्मा गया। जिंदगी और मौत से बेपरवाह दोनों आमने सामने खड़े थे। भीषण लड़ाई बस शुरू होने ही वाली थी। फेंग यू के हर वार में निर्दयता थी। वह जरा भी रहम नहीं करता था। उसके दिमाग में कुंगफू सिर्फ मारने की तकनीक थी। यह जबरदस्त मुकाबला उसे और भी उत्साहित कर रहा था। काफी समय बाद उसे कोई बराबरी का प्रतिद्वंद्वी मिला था। जैसे कहा जाता है, मजबूत से भिड़ो तो और मजबूत बनो। दोनों की मुखों की रफ्तार बिजली जैसी थी, एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रही थी। तेज और हिंसक लड़ाई ने फेंग यू को पूरी ताकत झोंकने पर मजबूर कर दिया। जमीन पर हाथ लेकर एक शानदार ऊंची घुमावदार लात उसने शिया हो वू के सिर पर मारी, जिससे वह चकरा गया। मुकों और लातों के बाद अब कहिन्ना की टक्कर शुरू हुई। बेहद तेज हाथों की गति से शिया हो वू दांव तक नहीं दे पा रहा था, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी फट गए। मजबूर होकर शिया हो वू ने निचले हिस्से पर हमला किया। पीछे हटते हुए उसने अचानक एक तेज फेंकने वाला दांव लगाया और तुरंत सीने पर जोरदार मुका जड़ दिया। दोनों के बीच की लड़ाई धीरे धीरे चरम पर पहुंच गई। एक पैर खींचकर क्लासिक 3 वारों की श्रृंखला से उसने फेंग यू को पीछे धकेल दिया। इसी दौरान एक ट्रक ड्राइवर मोबाइल पर वीडियो देख रहा था। टक्कर से बचने के लिए उसने अचानक बाएं मोड़ लिया। संयोग से शिया हो वू की एक लात फेंग यू को बीच सड़क पर जा लगी। खतरनाक पल में उसे मौत के मुंह से खींच लाया गया और उसकी जान बच गई। लेकिन ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे लदे बांस सड़क पर बिखर गए। इसने दोनों को हथियारों से भिड़ने का मौका दे दिया। दोनों सड़क पर एक एक बांस थामे आमने सामने खड़े थे। इसके बाद फेंग यू अचानक मुड़ा और जोरदार हमला कर दिया। अचानक हुए इस वार से संभल न पाने वाला शिया हो वू नीचे वाली सड़क पर कूद गया। फेंग यू ने भी एक शानदार पोल वॉल्ट लगाई और मजबूती से नीचे उतर आया। दोनों बिना किसी डर के तेज रफ्तार ट्रैफिक के बीच हथियारों की भिड़ंत करने लगे। लेकिन साफ था कि फेंग यू की डंडा कला ज्यादा प्रबल थी। उसने शिया हो वू को पूरी तरह दबाव में ला दिया। लड़ते लड़ते वे सड़क के बीच से डिवाइडर तक पहुंच गए। शिया हो वू के एक जोरदार वार से उसके हाथ का डंडा
डंडा टूट गया। एक ही डंडे को पाने के लिए दोनों फिर से चलती गाड़ियों के बीच लौट आए। फेंग यू के वार खुले और आक्रामक थे। उसने न सिर्फ डंडा तोड़ दिया बल्कि साथ में कई मुक्के भी जड़ दिए। दर्द सहते हुए श्याहो वू ने एक शक्तिशाली चाबुक जैसी लात मारी और उसे दूर उड़ा दिया। इसके बाद उसने क्लासिक डबल विंड क्राउन तकनीक लगाई, जिससे फेंग यू कुछ पलों के लिए चकरा गया। जैसा कि कहा जाता है, मौका मिले तो निर्णायक वार करो। श्याहो वू ने तुरंत अपना अंदाज बदल लिया, मानो पूरा का पूरा ये ईप मैन बन गया हो। उसने सन कैरेक्टर स्ट्रेट पंच लगातार बरसाए और फेंग यू के शरीर पर दर्जनों मुक्के जड़ दिए। जब वह लड़ाई खत्म करने ही वाला था, तभी फेंग यू एक घुटने पर बैठ गया और दोनों हाथ जोड़ लिए। यह देखकर श्याहो वो पूरी तरह हैरान रह गया। इस वक्त तुम जिस हाल में हो वही असली अंत है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। आओ मुझे मार दो, तुम मार दोगे तो तुम जीत जाओगे। श्याहो वू ने अपनी कलाई पर बंधी रस्सी देखी जो उसकी शिष्या ने बांधी थी, ताकि वह बेकाबू होकर हमला न करे। लेकिन यही बात फेंग यू के लिए पलटवार का मौका बन गई। वह तेजी से एक कार के नीचे घुस गया और श्याहो वू को भी खींचने की कोशिश की। हालांकि वह खुद ही लात खाकर सड़क किनारे जा गिरा, लेकिन श्याहो वू बच नहीं पाया। एक ट्रक में उसके कपड़े का कॉलर फंस गया। वह कई मीटर तक घिसटता चला गया, तभी जाकर खुद को छुड़ा सका। कपड़े के भारी घर्षण से उसका शरीर बुरी तरह घायल हुआ और वह बेहोश हो गया। फेंग यू एक बेखौफ हत्यारा था। वह विरोधी के गिर जाने पर कभी दया नहीं करता। वह येनवेई डार्ट से उसे मारने ही वाला था, लेकिन उसी समय लू श्वानशिन मौके पर पहुंच गया। कहावत है, 7 कदम के भीतर बंदूक सबसे तेज होती है और 7 कदम के बाहर वह तेज भी होती है और सटीक भी। फेंग यू अभी पास पहुंचा भी नहीं था कि गोलियों से छलनी कर दिया गया। वह मार्शल आर्ट के लिए पैदा हुआ, मार्शल आर्ट के लिए जिया और अंततः मार्शल आर्ट के लिए ही मारा गया। फिल्म के अंत में श्याहो वू ने महान योगदान दिया, जिसके कारण उसे समय से पहले जेल से रिहा कर दिया गया। वह अपनी शिष्या जियांग हे के साथ अपना सूल फैलाता है और दोनों एक निस्संग